हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूं आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री की, और जैसा कि 7th चैप्टर पढ़ रहे हैं द पी ब्लॉक एलिमेंट्स, यानी पी ब्लॉक के अंतर्गत जितने भी आपके वर्ग आ रहे हैं और उन वर्गों में जो जो तत्व हैं, उन तत्वों से बनने वाले यौगिक हैं, उन सभी के हम गुणधर्म पढ़ रहे हैं। पहले तत्वों के बारे में पढ़ रहे हैं, फिर उनसे बनने वाले यौगिकों के बारे में पढ़ रहे हैं, फिर उनके उपयोग पढ़ रहे हैं कि यौगिकों को बनाया क्यों जा रहा है। सभी चीज, हम कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसकी अपनी आवश्यकता है, अपनी जरूरत है हमारी लाइफ में, ठीक है। वैसे ही जब केमिस्ट्री में हम पी ब्लॉक को पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, हमें जब अलग अलग यौगिकों की आवश्यकता पड़ रही है तो उससे उन यौगिकों को बनाने से पूर्व उनमें जो जो तत्व सम्मिलित हुए हैं बनाने के लिए, उनके गुण धर्मों को समझते हैं। जब उनके गुण हमें पता होंगे तभी तो हम यौगिक का निर्माण करेंगे, ठीक है, कि कौन सा किससे अभिक्रिया करके क्या उत्पाद बना रहा है या किस प्रकार से उसकी अलग अलग भौतिक और रासायनिक गुणधर्म हैं। इन सभी को समझना आवश्यक है, ठीक है। तो हमने पी ब्लॉक में लास्ट सेशन में क्या देखा था कि पी ब्लॉक में जो आपका 17 जो ग्रुप है, हेलोजन फैमिली जिसको कहा जा रहा है, उसके गुणधर्मों को हम देख रहे थे, ठीक है। तो आज के सेशन में उसे कंटिन्यू करेंगे आगे और कुछ और यौगिकों के बारे में, तत्वों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की ओर। चलिए, पी ब्लॉक में सल्फर हो गया था, एलोट्रोपिक फॉर्म्स हो गए थे। कितने प्रकार के होते हैं? मेनली 2 प्रकार के। बहुत सारे प्रकार के सल्फर अपर रूप बनाता है। आपके कोर्स में 2 हैं, विषम लंबाक्ष और एक नताक्ष सल्फर, ठीक है। नॉर्मली रूम टेम्परेचर पे विषम लंबाक्ष पाया जाता है, बहुत हायर टेम्परेचर पे उसको ले जाया जाता है तो वो मोनोक्लाइनिक यानी कि एक नताक्ष में कन्वर्ट हो जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड, जो कि क्या है, सल्फर का एक ऑक्साइड है या सल्फर का एक कंपाउंड है। इसकी अपनी प्रिपरेशन हमने देखी थी कि किस प्रकार से इसका विरेचन हो रहा है। नॉर्मली सल्फर को बर्न किया जाता है, या आप क्या कहेंगे, ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराई जाती है तो सल्फर का ऑक्साइड फॉर्म होता है, सल्फर डाइऑक्साइड। इसके अलावा सल्फाइड होते हैं जो, ठीक है, किसी भी तत्व के सल्फाइड होंगे उनको डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो वहां पर भी SO2 गैस आपकी बनती है। प्रॉपर्टीज देखी थी, फिजिकल केमिकल दोनों प्रकार की। यूजेस देखे थे कि उपयोग कहाँ कहाँ आ रहा है SO2। इसके अलावा ऑक्सो अम्ल, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है आपका। ऑक्सो अम्लों के बारे में पूछा जाता है, सल्फर के, फॉस्फोरस के। तो ये आपको क्या आता है यहाँ पर कि यहाँ पर इनकी संरचना आपको बनानी होती है, ठीक है। ध्यान से सुनेंगे। सुल्तानपुर सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में पढ़ा, मैन्युफैक्चरिंग पढ़ी उसकी, कहाँ बन रहा था, कॉन्टैक्ट प्रोसेस, संस्पर्श प्रक्रम है आपकी बुक में। संस्पर्श प्रक्रम इंपॉर्टेंट है। संस्पर्श प्रक्रम में इस प्रकार के चैम्बर दिखाई देंगे। सबसे पहले चैम्बर में सल्फर या सल्फर का कोई अयस्क लिया जाएगा जिसको जलाया जाएगा और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनेगी जो कि इम्प्योर स्टेज में होगी, अशुद्ध है। अशुद्ध के बाद इसको धूल अवक्षेपक से गुजारा जाएगा, फिर सेकंड चैम्बर में एंटर करेगी SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, जहां पर वाटर स्प्रे किया जाता है, जल का छिड़काव उस पे किया जाएगा, ठीक है। जल का छिड़काव किया जा रहा है ठंडा करने के लिए। SO2 ठंडी हो चुकी है, जल नीचे से बाहर निकल जाता है, जो एक्स्ट्रा वेस्ट वाटर रहता है। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड चैम्बर में जाएगी जहां पर कॉन्सेंट्रेट H2SO4 स्प्रे दिख रहा है। अब वहां पर सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड का स्प्रे उस पर किया जाएगा और ये सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड क्या कर रही है, उस सल्फर डाइऑक्साइड को ड्राई कर रही है, ठीक है। अब ड्राई SO2 एंटर करेगी कहाँ, प्रीहीटर और आर्सेनिक प्यूरिफायर कंटेनिंग जिलेटिनस हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, इसमें जाएगी और यहाँ से वो पूरी क्या हो चुकी है, अब शुद्ध SO2 में कन्वर्ट हो चुकी है, ठीक है। तो 3 चैम्बर से गुजरने के बाद SO2 शुद्ध हो गई है और प्रीहीटर से गुजरने के बाद अब SO2 एंटर करेगी कैटालिटिक कन्वर्टर में, यानी कि वहां पर उसका क्या होता है, वहां पर होता है उसका ऑक्सीकरण। ये ऑक्सीकरण हमने SO2 का कहाँ देखा था, ये ऑक्सीकरण हमने SO2 का जब हम SO2 की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे वहां पर भी देखा था।
सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीकरण होगा और एक ऑक्सीजन जुड़ेगी और SO3 बनेगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये सब होता है V2O5 की प्रेजेंस में, यानी उसकी उपस्थिति में। वो एक ऑक्सीकारक की भांति वहां पर कार्य करता है। देन आपका SO3 बन गया है। लास्ट चैम्बर में SO3 की रिएक्शन होती है अगेन कंसंट्रेट H2SO4 के साथ, और आपका ओलियम का निर्माण होता है, ओलियम का उत्पादन हो गया। ये ओलियम यहाँ से एकत्र कर लिया जाएगा, उसके बाद H2SO4 से ओलियम बन गया है, ठीक है। ओलियम में अब H2O मिलाया जाएगा यानी जल, और आपके H2SO4 बन जाएगा। तो ये आपका संस्पर्श प्रक्रम था। फिजिकल प्रॉपर्टीज इसकी देख ली थी, ओके। केमिकल प्रॉपर्टीज देखी थी, यूजेस आए थे आपके सल्फ्यूरिक एसिड के, और ग्रुप 17 की बात चल रही थी, ठीक है। वर्ग 17 हेलोजन फैमिली, सबसे पहले बात हुई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि ग्रुप 17 का जो तत्व है उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम देखते हैं बाह्यतम कोश का, और बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहता है कि मेरे पास बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन हैं, और वो 7 इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से जाएंगे, s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन और p ऑर्बिटल में आपके 5 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। टोटल कितने हो गए, 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इस प्रकार से ग्रुप 17 वर्ग 17 के तत्वों का जो बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो NS2 NP5 प्रकार का होगा, ठीक है। ये हमने देखा था। उसके बाद आयनिक एंड एटॉमिक रेडियाई की बात हुई थी, यानी कि आयनिक त्रिज्या और परमाणुविक त्रिज्या क्या है, ठीक है। तो आयन की त्रिज्या या परमाणु की त्रिज्या, क्योंकि वर्ग में फ्लोर के सबसे पहला तत्व क्या है, वर्ग 17 का फ्लोरीन, और लास्ट है एस्टेटीन। तो फ्लोरीन से एस्टेटीन तक चलने पर चूंकि परमाणु का क्रमांक बढ़ रहा है, और परमाणु क्रमांक के बढ़ने से परमाणु का आकार बढ़ेगा। परमाणु आकार बढ़ने से क्या तात्पर्य है कि परमाणु की त्रिज्या में बढ़ोतरी होते हुए दिखेगी, या परमाणु की त्रिज्या धीरे धीरे बढ़ती जाएगी जब हम वर्ग में फ्लोरीन से एस्टेटीन तक जा रहे हैं तब, ओके। इसके बाद आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनन एंथैल्पी की बात हुई। तो आयनन एंथैल्पी का क्या होता है, क्योंकि परमाणु का आकार बढ़ रहा है, इसीलिए आयनन एंथैल्पी भी क्या होगी, वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर घटती जाएगी, ठीक है। यानी फ्लोरीन का आयनाइजेशन एंथैल्पी का मान सबसे ज्यादा होगा, वहीं लास्ट में जो आपका तत्व है उसका सबसे कम होगा उस वर्ग में, ओके। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यानी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी जो है, द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ दीज एलिमेंट्स बिकम लेस नेगेटिव। क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। अगर आप एक आवर्त की बात करें, एक पीरियड की बात करें जिसमें सारे तत्व आ रहे हैं, ठीक है, उस पर्टिकुलर आवर्त के, जैसे फ्लोरीन है तो फ्लोरीन का जो संगत पूरा आवर्त है उसमें जो अन्य तत्व है, ठीक है, उनकी अपेक्षा इनका जो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी होती है, वो सबसे अधिक ऋणात्मक होती है, ठीक है, यानी निगेटिव में बहुत ज्यादा होगी। अगर आप कंपेयर करेंगे, यानी फ्लोरीन को अगर ऑक्सीजन के साथ कंपेयर किया जाएगा तो फ्लोरीन की ज्यादा निगेटिव होगी, ओके। देन इसका कारण क्या होता है, इन तत्वों के परमाणुओं में क्या होता है, स्थायी उत्कृष्ट गैस विन्यास से केवल 1 इलेक्ट्रॉन कम होता है। यानी कि जो आप उत्कृष्ट गैसों की बात करते हैं उनके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और इनके बाह्यतम कोश में कितने होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो उनसे 1 ही इलेक्ट्रॉन कम है, इसीलिए इनकी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी क्या है, ज्यादा ऋणात्मक हो रही है, ठीक है, ये कह रहे हैं। और वर्ग में जब आप नीचे की ओर चलेंगे, यानी फ्लोरीन से और एस्टेटीन की तरफ को आप चलते हैं, तो आपको क्या दिखाई देगा कि इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का जो मान है वो धीरे धीरे कम ऋणात्मक होता जाएगा, यानी कम होता जाएगा, लेकिन ऋणात्मक ऋणात्मक में कम होता जाएगा, समझ रहे हैं। तो इस प्रकार से आपकी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी क्या हो रही है, बदल रही है। द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ दीज एलिमेंट्स बिकम लेस निगेटिव अपॉन मूविंग डाउन द ग्रुप, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, वर्ग में नीचे की ओर चलने पर
ओके तो कम ऋणात्मक होती जाती है जब हम फ्लोरीन से कहाँ को चलेंगे, आयोडीन एस्टेटीन तक जाएंगे, ठीक है। देन फ्लोरीन हैज लेसर एंथैल्पी देन क्लोरीन, फ्लोरीन की एंथैल्पी क्या है, वो लेसर है एज कंपेयर टू क्लोरीन। ओके जहां पर हमने क्या देखा, फ्लोरीन का -333 होता है, यानी 333 होता है, और क्लोरीन का कितना होता है, -349 होता है। वी कैन एट्रीब्यूट इट टू द स्मॉल साइज एंड द स्मॉलर 2p सबशेल ऑफ द एटम ऑफ फ्लोरीन। हम क्या देखते हैं, ये सब किस कारण से हो रहा है, क्योंकि क्लोरीन में ना एक और एक्स्ट्रा जो शेल है वो इंट्रोड्यूस हो गई है। ये हमने पढ़ा था लास्ट सेशन में कि एक और शेल बढ़ गई है, और चूंकि फ्लोरीन का क्या हो रहा है, साइज छोटा है और स्मॉलर 2p सबशेल्स है वहां पे, इस वजह से ही क्या हो रहा है कि लेसर एंथैल्पी है किसकी तुलना में, क्लोरीन की तुलना में। ओके चलिए नोट करेंगे जल्दी से। चलिए नेक्स्ट है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, यानी विद्युत ऋणात्मकता। ठीक है, तो विद्युत ऋणात्मकता हमने सेशन में समझा था क्या होता है, ये सारी टर्म्स हम पहले समझ चुके हैं सेशंस में, ठीक है। तो आपको बस रिवाइज करना है और पढ़ते रहना है जो पहले पढ़ा लिया गया है। तो विद्युत ऋणात्मकता कैसे बदल रही है, द हेलोजन एग्जिबिट हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वैल्यूज, ठीक है। हेलोजन के क्या होते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वैल्यू, यानी कि विद्युत ऋणात्मकता का मान बहुत ज्यादा होता है। हाउएवर इट डिमिनिशेस स्लोली ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन, जबकि क्या होता है, ये धीरे धीरे वर्ग में नीचे की ओर चलने पर क्या होती जाती है, घटती जाती है। यानी विद्युत ऋणात्मकता का मान क्या हो रहा है, वर्ग में नीचे की ओर चलने पर कम हो रहा है। दिस कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द इंक्रीज इन न्यूक्लियर रेडियाई अपॉन मूविंग डाउन द ग्रुप। ये किस कारणवश हो रहा है, क्योंकि जब हम वर्ग में नीचे की ओर चल रहे हैं तो वर्ग में नीचे की ओर चलने पर न्यूक्लियर रेडियाई, या आप क्या कहेंगे, परमाणु के आकार में बढ़ोतरी हो रही है, इस वजह से विद्युत ऋणात्मकता क्या हो रही है, कम होती जा रही है, ठीक है। तो चलिए नोट करेंगे, वर्ग में नीचे की ओर चलने पर विद्युत ऋणात्मकता घटती है, ठीक है। और ये किस कारणवश हो रहा है, आकार बढ़ने के बाद, ठीक है। और हमें पता है आवर्त सारणी में जो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है वो क्या है, फ्लोरीन है, ठीक है। तो आप ये भी लिखेंगे कि फ्लोरीन आवर्त सारणी का, यानी जितने भी नॉन एलिमेंट्स हैं, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। क्लियर, चलिए नोट करिए, नोट करेंगे चलिए साथ साथ। अब बात करते हैं भौतिक गुणों की। भौतिक गुण क्या क्या है इसमें, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज, किसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, किसके बारे में बात कर रहे हैं, हेलोजन फैमिली के बारे में बात कर रहे हैं, हेलोजन परिवार, ठीक है। लेट अस नाउ लुक एट द वेरियस फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दीज हेलोजन, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब पढ़ते हैं हम हेलोजन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, यानी कि भौतिक गुण। भौतिक गुण क्या बताएगा, भौतिक गुण उसकी स्टेट बताएगा कि जितने तत्व हैं उनकी अवस्थाएं क्या है, रंग क्या है, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, यही सब तो आएगा, डेंसिटी आएगा, ये सब किसमें, फिजिकल प्रॉपर्टी में। द ग्रुप 17 फिजिकल स्टेट की बात हो रही है, यानी कि भौतिक अवस्था, ठीक है। भौतिक अवस्था यानी कि
ठोस है, द्रव है या गैस है, किस स्टेट में इस परिवार के तत्व पाए जा रहे हैं। ठीक है, द ग्रुप 17 एलिमेंट्स आर फाउंड इन डाइवर्स फिजिकल स्टेट। ठीक है, यानी कि जो वर्ग 17 के तत्व हैं ये अलग अलग भौतिक अवस्थाओं में आपको मिलेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, यानी कि सारे तत्व एक समान भौतिक अवस्था प्रदर्शित नहीं करते, बल्कि अलग अलग तत्वों की भौतिक अवस्थाएं यहाँ पर अलग अलग हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए फ्लोरीन और क्लोरीन किस में मिलेंगे आपको? फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ये होंगी गैसेस स्टेट में मिलेंगी जनरली। ठीक है, ऑन द अदर हैंड ब्रोमीन इज अ लिक्विड। ब्रोमीन को कहाँ पढ़ते थे बच्चों? ब्रोमीन को पढ़ते थे हम जब हम छोटी क्लासेस में धातु अधातु पढ़ते थे, तो हम बोलते थे ऐसी अधातु कौन सी है जो सामान्य तापमान पे द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो वो कौन सी धातु, कौन सी अधातु थी आपकी, कौन सी नॉन मेटल थी? ब्रोमीन थी। तो यहाँ पर उसी ब्रोमीन की बात कर रहे हैं, क्योंकि आप वो पहले ही पढ़ चुके हैं कि वो सामान्य अवस्था में क्या है, सामान्य अवस्था नहीं, रूम टेम्परेचर पे, तो वो वहां पर द्रव अवस्था में, तो यहाँ पर भी क्या होगी, द्रव अवस्था। तो ब्रोमीन हो गया आपका द्रव। बात करेंगे आयोडीन की, तो आयोडीन कैसे मिलता है आपका? आयोडीन मिलता है आपको, जिसका सिंबल आई है, ठोस के रूप में मिलता है। ठीक है, तो ग्रुप 17 में आप जनरली इन 4 ही तत्वों के बारे में बात करते हैं। ठीक है ना? और अगर आप एस्टेटीन की बात करते हैं तो वो भी आपको जनरली ठोस स्टेट में, ठोस अवस्था में देखने को मिलता है। ठीक है, अगर एस्टेटीन पूछा जाएगा तो। अब सिंपल वही चीजें हैं, परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है, क्वथनांक गलनांक आपके बढ़ेंगे। ठीक है, वॉन्डरवॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है। कलर्स, कलर की बात करेंगे, रंग क्या है? दीज एलिमेंट हैव अ वेराइटी ऑफ कलर्स। ठीक है, यानी कि बहुत सारे रंग हैं इनमें, हेलोजन्स। फॉर एग्जाम्पल, वाइल फ्लोरीन इज पेल येलो इन कलर, जबकि कैसा है, फ्लोरीन की बात करें अगर, तो फ्लोरीन का रंग येलो कलर का है। आयोडीन इज डार्क वायलेट इन कलर। आयोडीन कैसा है? डार्क बैंगनी कलर का है। ठीक है, और ये सब क्यों हो रहा है, रंगीन क्यों है ये? क्योंकि ये जो दृश्य प्रक्षेत्र होते हैं उसमें विकिरण जो होते हैं, रेडिएशंस, उनको क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं, उनका अवशोषण करते हैं। ठीक है, और इनके जो आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या कर जाते हैं, एक्साइट हो जाते हैं, एक्साइट होके हाइयर एनर्जी लेवल पे जाएंगे। तो हाइयर एनर्जी लेवल पे जाने के लिए रेडिएशन को एब्जॉर्ब करना पड़ता है। ये हमने पढ़ा है ना, बहुत अच्छे से पढ़ा है 11th क्लास में, जब हम पढ़ रहे थे कि लोअर एनर्जी स्टेट से, यहाँ इस शेल में है कोई इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये फर्स्ट शेल है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को सेकेंड शेल में भेजना है इसमें, तो इस इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ेगा, एनर्जी का एब्जॉर्प्शन करना पड़ेगा, ऊर्जा को अवशोषित करना पड़ेगा। ऊर्जा का अवशोषण होगा, रेडिएशन का अब्जॉर्प्शन होगा, तभी ये सेकेंड एनर्जी लेवल में जाएगा, यानी एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। और चूंकि ये जाते हैं एनर्जी को एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में, इस वजह से ये अलग अलग प्रकार के रंग दिखाते हैं। ठीक है, तो रंगीन होते हैं, जैसे कि फ्लोरीन कैसा है, पीले रंग का है, और जबकि आयोडीन की बात करें तो वो कैसा है, गाढ़ा बैंगनी कलर का है। ओके, चलिए, और क्या भौतिक गुण है, सॉल्युबिलिटी, विलेयता, यानी पानी में विलेय है या नहीं, कोई भी विलायक के साथ कंपेयर करेंगे उसमें विलेय है या नहीं है। फ्लोरीन एंड क्लोरीन आर सॉल्युबल इन वाटर। क्या कह रहे हैं, आपका जो फ्लोरीन है और क्लोरीन है वो पानी में कैसे हो जाते हैं, विलेय हो जाते हैं। फ्लोरीन को रहने दो, क्लोरीन को समझो। जैसे क्लोरीन नॉर्मली क्या काम में आता है, पानी को साफ करने में क्लोरीन डालते हैं ना, तो क्लोरीन उसमें अलग नहीं दिखती है, क्लोरीन क्या हो जाती है, उसमें विलेय हो जाती है, घुल जाती है, डिसॉल्व हो जाती है। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, फ्लोरीन क्लोरीन क्या है, विलेय है जल में। ऑन द अदर हैंड, जबकि ब्रोमीन एंड आयोडीन आर वेरी लेस सॉल्युबल इन वाटर,
जबकि क्या हो रहा है, आपका ब्रोमीन और आयोडीन कैसे हैं, अल्प विलेय, यानी इनकी बहुत कम मात्रा वहां पर घुलेगी। क्लियर? देन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, किसकी बात हो रही है, गलनांक और क्वथनांक की बात करेंगे। चलिए, अब क्या वही चीजें जो मैंने आपको बताई पहले, परमाणु का क्रमांक, परमाणु का भार बढ़ेगा, क्योंकि हम कहाँ जा रहे हैं, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या हो रहा है, फ्लोरीन से एस्टेटीन तक आपके परमाणुओं के क्रमांक में वृद्धि होगी, परमाणुओं के भार में वृद्धि होगी, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते हुए दिखेंगे। क्यों? वॉन डेर वाल अट्रैक्शन बढ़ रहा है, वहां पर हमने पढ़ा था। ठीक है, तो ये सारे, क्योंकि अब क्या हो रहा है, आपके किसी भी जो आपका कोई भी मॉलिक्यूल है या फिर तत्व है, वहां पर बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। ज्यादा ऊर्जा का मतलब क्या है, ज्यादा तापमान देना पड़ेगा, और ज्यादा तापमान से तात्पर्य है कि मेल्टिंग पॉइंट हाई हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाएगा। ठीक है, तो यानी फ्लोरीन से आप नीचे को आएंगे, यानी वर्ग में नीचे की तरफ चलेंगे, तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीज होते हुए आपको दिखेंगे, यानी बढ़ते हुए दिखेंगे। तो वो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है बच्चों, गलनांक। ठीक है, गलन का अंक, गलते कौन है, ठोस गलते हैं। ठीक है, ठोस द्रव में जिस पॉइंट पर बदलता है, बहुत अच्छे से समझा था मेल्टिंग पॉइंट, तो उसको गलनांक। और बॉइलिंग पॉइंट, बॉइल कौन होता है, द्रव, गैसेस बॉइल होती हैं, क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ दीज एलिमेंट्स मीन्स ग्रुप 17 के एलिमेंट्स, हेलोजन फैमिली की बात हो रही है, इंक्रीज एज वी मूव डाउन द ग्रुप। जैसे जैसे हम वर्ग में फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ बढ़ेंगे, वैसे वैसे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट यानी कि गलनांक और क्वथनांक बढ़ते हुए हमें दिखाई देंगे। दस फ्लोरीन हैज दी लोएस्ट बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट। इसका क्या तात्पर्य है, क्योंकि फ्लोरीन से आगे जाने पर बढ़ रहे हैं, यानी सबसे कम किसका होगा, जो सबसे ऊपर है, तो सबसे ऊपर कौन है, फ्लोरीन है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे कि वर्ग में, नोट करिए, वर्ग में फ्लोरीन से आयोडीन की ओर चलने पर, यानी नीचे की ओर चलने पर, गलनांक और क्वथनांक का मान बढ़ता है। अतः फ्लोरीन का बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होगा वर्ग में। फिर आप एक्सेप्शन भी पढ़ते हैं कहीं कहीं पर। ठीक है, ये तो सबके ही सेम है ना प्रॉपर्टीज, ग्रुप 15 पढ़ा, ग्रुप 16 पढ़ा, वही चीज आएगी। अभी ग्रुप 18 पढ़ोगे, कहाँ से चले थे, ग्रुप 13 से चले थे, 13 14 11th क्लास पढ़ा, 15 से स्टार्ट किया 12th क्लास में, 15 16 17th ग्रुप चल रहा है। अभी इसके बाद ग्रुप 18 पढ़ेंगे। क्या पढ़ रहे हैं, पी ब्लॉक पढ़ रहे हैं। पी ब्लॉक के अंतर्गत आपके क्या आते हैं, वर्ग 13 से लेकर के वर्ग 18 तक के तत्व आते हैं। ठीक है, जो कि आवर्त सारणी में सबसे दाईं ओर रखे गए। ठीक है ना, तो इसमें आपके जो एकदम जिनमें फोकस किया जाता है वो दो ग्रुप, वर्ग 17 और वर्ग 18। क्यों, क्योंकि अलग नाम भी है इनके, वर्ग 17 हेलोजन फैमिली, वर्ग 18 कौन सा, अक्रिय गैसों का परिवार, जिनको दोस्ती ही नहीं करनी है किसी से, जिनको क्या नहीं करना है, किसी के साथ अभिक्रिया ही नहीं करनी है, निष्क्रिय है वो। क्यों, क्योंकि उनके पास अपना अष्टक पूरा है, उनको इलेक्ट्रॉन ही नहीं चाहिए किसी से, ना ही उनको किसी को इलेक्ट्रॉन देना है। ठीक है, तो फ्लोरीन का बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होगा वर्ग में। ओके, चलिए नोट करिए जल्दी से। तो बच्चों भौतिक गुण लिखे हैं, भौतिक गुण किसके,
लिखेंगे वर्ग 17 के तत्व। ठीक है, पी ब्लॉक वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं हम, तो उनके भौतिक गुणों की बात हो रही है। ठीक है, भौतिक गुण में आपके जनरली क्या आते हैं? सामने से देखोगे कि रंग कैसा है, और क्या करोगे? अवस्था चेक करोगे कि कौन सी स्टेट में है, बस वही तो होता है। इसके अलावा बॉईल कर दो, पिघला दो, टेम्परेचर दे दो, मतलब यही सब आता है। सॉल्युबिलिटी, पानी में डाल दो, किसी और सॉल्वेंट में डाल दो, बस यही सब आता है भौतिक अवस्था में। ठीक है, भौतिक गुणों में जहां पर भी आप भौतिक गुणों की बात करेंगे वहां पर जनरली आपको जो जो चीजें उसमें दिख रही हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो हमारा भौतिक अवस्था आ गई सबसे पहले, यानी देखने पर कैसा लग रहा है कि आकार आयतन निश्चित है या नहीं है तो ठोस। आकार निश्चित है, आयतन निश्चित है तो ठोस। आकार निश्चित नहीं है, आयतन निश्चित है तो द्रव। आकार आयतन दोनों ही अनिश्चित हैं तो क्या हो गया? गैस हो गया। बस फिर रंग की बात करेंगे, कैसे कलर का दिख रहा है, रंग तो पता कर ही लोगे। ठीक है, तो रंगीन होते हैं ज्यादातर, क्यों? रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहे हैं और एक्साइट हो रहे हैं, क्योंकि इस वजह से। और विलेयता, सॉल्युबिलिटी, यानी कि पानी में यूनिवर्सल सॉल्वेंट जिसे बोला है हमने, यूनिवर्सल सॉल्वेंट यानी वैश्विक विलायक है जल। ज्यादातर कंपाउंड्स को, यौगिकों को या रसायनों को खुद में घोलने की क्षमता रखता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं उसी यूनिवर्सल सॉल्वेंट की कि पानी में घुलेंगे या नहीं घुलेंगे। तो कुछ तत्व घुल जाते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन आर सॉल्युबल इन वाटर, वो जल में विलेय हैं। और वहीं पर आपके जो क्या थे, आयोडीन था, वो क्या है, ब्रोमीन और आयोडीन, वो क्या होते हैं, अल्प विलेय होते हैं जल में। ठीक है, देन मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर चलने पर सभी वर्गों के लिए है, क्या होते हैं, धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। कहीं कहीं पर आपको एक्सेप्शन देखने को मिलते हैं, जो अपवाद होते हैं उनको आपको सारणी में बताया जाता है। ठीक है ना, चलिए समझ आ गया इतना? चलिए, ये आपकी सारणी क्या क्या दिया गया है, एटॉमिक नंबर जो कि बढ़ ही रहा है, फ्लोरीन से एस्टेटीन तक। फ्लोरीन का कितना है, 9, क्लोरीन का है 17, ब्रोमीन 35, आयोडीन 53, एस्टेटीन 85। ठीक है, एटॉमिक मास वो भी इंक्रीज होगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत मेन है। परमाणु के, जो आपके परमाणु हैं उनमें किसकी बात हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात हो रही है तत्वों के। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या कह रहा है बच्चों? पी ब्लॉक पढ़ रहे हैं तो आखिरी इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पी ही दिखेगा। ठीक है, यानी पी सब शेल में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, और कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे यहाँ पर, 5 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, और एक ही शेल में 2 ऑर्बिटल हैं, एक एस की भी है क्योंकि। ठीक है, एस में जाएंगे मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, एस की एक ही ऑर्बिटल बनती है ना, एस सब शेल की बनती है एक ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं, 2। पी की बनती है 3 ऑर्बिटल, ये एस की हो गई बच्चों, ये हो गई पी की। पी की कितनी बनती है, 3, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। ठीक है, क्योंकि यहाँ बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 7। अब इन 7 को भरना है। ठीक है, तो कैसे भरोगे, एस में आ गए 2, अब कितने बचे, 5। 5 कैसे भरोगे, पहले करते हैं हम सभी जितनी भी आपकी ऑर्बिटल हैं उनको हाफ फिल्ड करना जरूरी है, तब पेयरिंग शुरू होगी। समझ रहे हैं, यानी कि पहले सभी इलेक्ट्रॉन में एक, सभी ऑर्बिटल में आपका एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। ठीक है, सभी जो कक्षाएं हैं उनमें एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, उसके बाद युग्म आप बनाएंगे। ठीक है, अब दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये कितना हो गया, 4 और 5। तो किस प्रकार का आपका NH2NP5 प्रकार का क्या था, बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, किसकी बात हुई, बाह्यतम कोश की बात हुई है। ठीक है, बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2NP5 प्रकार का होगा। और इसमें हमने क्या देखा, फ्लोरीन 2s2 2p5 और क्लोरीन 3s2 3p5। आपका ब्रोमीन के लिए क्या आया, 4s2 4p5। तो क्या देख रहे हैं, फ्लोरीन से एस्टेटीन तक जाने पर एक एक कक्षाएं, एक एक जो कोश हैं वो इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, यानी कि बढ़ रहे हैं। जहां फ्लोरीन में 2 ही कोश थे, आपके क्लोरीन में 3 कोश आ जाते हैं, ब्रोमीन में 4, आयोडीन में 5 और एस्टेटीन में 6 कोश आ जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बदल रहा है। ठीक है,
सिर्फ शेल्स बदल रही हैं, नंबर ऑफ शेल्स, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सेम है, NS2 NP5 प्रकार का, ओके। और कोवेलेंट रेडियस की बात हुई तो क्या परमाणु संख्या बढ़ रही है, संख्या बढ़ रही है, परमाणु संख्या यानी प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या यानी उदासीन अवस्था में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो उन इलेक्ट्रॉनों को रहने के लिए क्या चाहिए, घर चाहिए। और घर क्या है उनका, कोश है। कोश यानी जिनको बोहर ने क्या कहा था बच्चों, एनर्जी लेवल्स कहा था, यानी कि ऊर्जा के स्तर। फ्लोरीन में जहां इलेक्ट्रॉन अगर 9 ही है तो वो 2 कक्षाओं में उन्हें रख लेता है। क्लोरीन की बात करेंगे तो उसको बेचारे को 3 एनर्जी लेवल्स चाहिए, ठीक है। ब्रोमीन की बात करेंगे तो उसको कितने चाहिए, उसको फिर 4 चाहिए। तो हम क्या देख रहे हैं, एनर्जी लेवल्स बढ़ रहे हैं, यानी परमाणु का आकार बढ़ रहा है। परमाणु के आकार के बढ़ने से क्या तात्पर्य है कि त्रिज्या भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो फ्लोरीन से एस्टेटीन या आयोडीन तक चलने पर हम क्या कहते हैं कि परमाणु की त्रिज्या बढ़ रही है। और अपनी बुक में देखिए कि फ्लोरीन का 64 है, क्लोरीन का 99 है पिकोमीटर, और ब्रोमीन का 114, वहीं आयोडीन का 133, ठीक है। तो इस पूरी टेबल में जो जो पॉइंट्स हमने पहले कर लिए हैं गुण, वो सभी गुण यहाँ पर आपको किसमें, नंबर्स में बताए गए हैं कि किस तरह से, जो हम अभी खाली स्टेटमेंट में बोल रहे थे ना बढ़ रहा है, वो हम यहाँ पर देख रहे हैं। जब हमने कहा कि मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहा है तो हमें दिख रहा है कि मेल्टिंग पॉइंट यानी कि आपका गलनांक, ठीक है। तो गलनांक क्या हो रहा है, फ्लोरीन का 54.4 है, वहीं पर क्लोरीन का कितना है 172.0 केल्विन में, ब्रोमीन का 265.8 और आयोडीन का कितना है 386.6। तो क्या दिख रहा है बच्चे, इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। फ्लोरीन से आयोडीन तक चलने पर यानी वर्ग में नीचे की ओर चलने पर क्वथनांक और गलनांक बढ़ रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा डेंसिटी वो तो बढ़ती है, क्यों, परमाणु का भार भी तो बढ़ रहा है। तो ये सारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में आपको डिक्रीज होते हुए दिखेगी, जो हमने बात की थी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यानी विद्युत ऋणात्मकता और विद्युत जो लब्धि एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, वो क्या हो रही है, धीरे धीरे घट रही है, ठीक है। आप इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी की बात करते हैं कि वो ऋणात्मकता में घटती है, और विद्युत ऋणात्मकता के लिए क्या कहते हैं कि वो सिंपली घट रही है, बस। तो ये सब हमने पढ़ लिया था, ये टेबल आपको समझ आ गई होगी। चलिए आने वाले सेशन में केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, ओके। चलिए नोट करेंगे टेबल जल्दी से। तो मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के सेशन में हमने हैलोजन परिवार के बारे में दोबारा बात की, जहाँ पर हमने गुणधर्मों को समझा, उसके भौतिक गुणधर्मों को और कुछ गुणों को पढ़ा। आने वाले सेशन में हम रासायनिक गुणधर्मों की बात करेंगे, और आपको चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करते रहना है, अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहना है। कोई डाउट होगा, मन में कोई प्रश्न होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।